लो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बच्चे ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में हम सभी लोग कक्षा 10 का पार्ट 2 अम्ल, क्षार एवं लवण को पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए बच्चों। इसमें आप सभी को बहुत सरल भाषा में एक एक पॉइंट को समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहली हेडिंग है हमारी अम्ल। अब अम्ल क्या होता है बच्चों, वो देख लीजिए। क्या है इसमें अम्ल को? अम्ल होता है वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद में उदाहरण में इसमें दिया है HCl, H2SO4, HNO3 ETC। जब भी आपसे पूछा जाए अम्ल क्या है तो आप इसको लिख सकते हैं अपनी फेयर पर भी। तो इसके बाद में आपका है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होता है बच्चों? देखिए, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल अल्प मात्रा में होता है, वे सांद्र अम्ल कहलाते हैं। अब है हमारा तनु अम्ल। तनु अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में और जल अधिक मात्रा में होता है, तनु अम्ल कहलाता है। मतलब सांद्र अम्ल का उल्टा होता है तनु अम्ल। अब इसमें प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। वियोजित होना मतलब पूरी तरह से घुल जाना। जो अम्ल जल में पूरी तरह से घुल जाएंगे वे प्रबल अम्ल कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पर H2SO4 और HCl आदि। ठीक है। उसके बाद में बच्चों है हमारा दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल क्या है वो भी देख लीजिए। दुर्बल अम्ल है वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण में NCN, HCOOH आदि। ठीक है। ऐसे ही आगे है इसका दूसरा टॉपिक जो है वो हमारा है क्षार। मतलब अम्ल इतना ही है, क्षार है। फिर क्षार को क्या है बेटा? क्षार देख लीजिए। अम्ल क्या होता है वो समझा दिया, अब क्षार देखिए। क्षार वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार कहलाते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, जैसे NaOH, KOH आदि। ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ ये इतना समझ में आया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। फिर इसके बाद में हम इसके क्षार के प्रकार को समझाते हैं आपको। ठीक है बच्चों। क्षार के प्रकार में पहला है प्रबल क्षार। वे क्षार जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर OH निगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। थोड़ा सा चेंज है बच्चों अम्ल से, प्रबल अम्ल से थोड़ा सा चेंज, बस उसको पकड़ लीजिए, आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है। इसमें उदाहरण में है KOH, NaOH आदि। अब आता है दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार क्या है बच्चों? वे क्षार जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण AlOH3OH का होल ट्राइज, NH4OH आदि। फिर इसके बाद में हमारा तीसरा टॉपिक है सूचक। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। तो सूचक क्या है बच्चों वो भी देख लीजिए। सूचक है, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं, उसे सूचक कहते हैं। इसमें नोटिस भी है, एक नोट करने लायक बिंदु। सूचक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक सूचक। ये आपको स्कूल में बहुत लंबे लंबे लिखवाए जाते हैं, मगर हम आपको बहुत छोटे छोटे से और बहुत सरल तरीकों से समझा रहे हैं बच्चों। तो प्राकृतिक सूचक क्या है बच्चों? वे सूचक जो पौधे से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही। उदाहरण के तौर पर लिटमस, हल्दी आदि। अब दूसरा है बेटा हमारा कृत्रिम संश्लेषित सूचक। ये क्या होता है? अब देखिए, वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो उसे कहेंगे कृत्रिम सूचक। ठीक है। जैसे उदाहरण में मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फिनिम आदि।
ठीक है। ऐसे ही फिर है गंधीय सूचक। क्या है बच्चों? गंधीय सूचक। अब गंधीय सूचक क्या है वो भी देख लीजिए। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है वैसे ही बिल्कुल, जिस पदार्थ की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, अम्लीय माध्यम में या फिर क्षारीय माध्यम में वो बदल जाएगी, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। अब गंधीय सूचक का उदाहरण क्या होगा बच्चों? देखिए जरा आप, उदाहरण में होगा प्याज और लौंग का तेल आदि। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वो भी ध्यान से देख लीजिए, अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। अब अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण कैसे होते हैं ये भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, जब धातु की हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो इसमें ये है हमारा अम्ल, हम ले लेते हैं अम्ल और उसी में मिक्स कर देते हैं धातु को, तो हमें क्या मिलेगा? लवण प्लस H2 यानी हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने अम्ल के रूप में ले लिया 2HCl, हमने अम्ल ले लिया। अब धातु ले लिया जिंक यानी Zn, तो हमें क्या मिला बच्चों लवण में? ZnCl2 प्लस H2। इस चीज़ को बहुत ध्यान से लिखिए और आप इसको कई बार कॉपी पे करिए तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। अब हमने अम्ल की तो करा दी, अब हम एक बार क्षार की करा के देते हैं। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि क्षार और क्षारक एक ही चीज़ होती है। ठीक है बच्चों, तो हमने लिया क्षार, क्षार में ले लिया 2NaOH, धातु ले लिया Zn, फिर लवण ले लिया, लवण बन गया, क्या बना? Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। अब आप लोग कह रहे हो सर आपने क्षारक लिया तो 2 इधर ले लिया, इधर Na2 कर दिया, पूरी रिएक्शन बैलेंस कर दी। अब ये रिएक्शन को बैलेंस करना मैंने पार्ट 1 में आपको समझाया है, जो कि पार्ट 1 की आपको लिंक ऊपर मिल रही होगी। अगर नहीं मिल रही तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 की लिंक देख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो बिल्कुल सेम ऐसे ही नोट कर सकते हैं अपनी फेयर पे, बिल्कुल सही रहेगा। ये नोट्स बहुत साफ सुथरे हैं और कई रिसर्चों के बाद में इसको मैंने तैयार किया है। अब अगला है हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे होता है वो भी मैं बता दूंगा आपको। हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे कि आपको साइड में एक चित्र दिख रहा है, बिल्कुल वैसे ही। ध्यान से देखिए बच्चों, क्या कर रहे हैं हम? हाइड्रोजन गैस निर्हित परख नली के पास एक मोमबत्ती को जैसे ही हम ले जाते हैं वैसे ही वो क्या आवाज़ कर रहा है? साउंड कैसे करेगा? पॉप का साउंड करता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसे ही अब आगे चलते हैं बच्चों। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ये अभिक्रिया जरूर याद कर लीजिए बच्चों। ठीक है, तो अम्ल के साथ में किसको ले रहे हैं? धातु कार्बोनेट को जब लेंगे हम तो लवण प्लस CO2 प्लस जल मिलेगा। तो अम्ल को हमने जैसे कि पहले भी लिया था, क्या लिया था? 2HCl, वैसे ही हमने धातु कार्बोनेट को ले लिया Na2CO3, लवण क्या मिला? NaCl CO2, फार्मूले के हिसाब से जो रिएक्शन दे रखी जल के लिए H2O। ठीक है, अगला क्या होगा बच्चों वो भी ध्यान से देख लीजिए आप। अगला क्या है? अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल प्लस धातु का बाइकार्बोनेट रिएक्शन जब कराएंगे तो मिलेगा लवण प्लस CO2 प्लस जल। तो हमने अम्ल को फिर से वही ले लिया 2HCl प्लस NaHCO3, ये है क्या हमारा? धातु बाइकार्बोनेट है ये। ठीक है, उसके बाद में लवण हमारा क्या प्राप्त हुआ? NaCl, फिर CO2, फिर जल। चाहो तो आप इसको अगर नहीं निकालना आता है आपको तो आप CO2 लिख दो, जल लिख दो, जो बचे वो इधर लिख दो। ठीक है, उसके बाद में बच्चों क्षारक धातु कार्बोनेट धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपसे कभी भी टीचर पूछे कंफ्यूज करने के लिए कि आपको आता या नहीं आता, तो वो पूछेगा क्षारक धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके दिखाइए। तो आप क्या कहेंगे? सर क्षारक जो होते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों हमारा CO2 का परीक्षण। अब CO2 का परीक्षण हम करेंगे कैसे? ये कक्षा 10 में आपको सिखाया जाता है, तो इसको सीख लीजिए। और ये पेपर में इससे बहुविकल्पी भी इस बार आए हैं, हो सकता है आपको 2024 की बोर्ड परीक्षा में भी मिल जाए। तो CO2 का परीक्षण कैसे किया जाता है बच्चों? देखिए जरा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को
चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। जब हम चूने के पानी में CO2 गैस को प्रवाहित करेंगे तो पानी का रंग हमारा दूधिया रंग का हो जाएगा। इसको रिएक्शन में समझ लीजिए, CaOH का होल टॉइज प्लस CO2 रिएक्शन कराएंगे तो CaCO3 प्लस H2O यानी चूना और फिर पानी दूधिया रंग का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर क्या होगा? जब हम अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित कर दें गैस, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? CaCO3, ठीक है, ये वाला H2O और CO2 फिर से इसमें प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा हमारा? Ca अंडर ब्रैकेट HCO3 का होल टॉइज। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की सिर्फ अभिक्रिया कराएं तो हमें क्या मिलेगा? अम्ल और क्षार को हम जब लेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा लवण प्लस जल, यानी अम्ल के तौर पे हमने ले लिया HCl, क्षार के लिए ले लिया NaOH और रिएक्शन कराने पे हमें मिला NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यह आपका कक्षा 7 में भी है और अब कक्षा 10 में भी आप पढ़ रहे हैं। कक्षा 7 में आपने अगर सही से नहीं पढ़ा तो अब ध्यान दे दीजिए बच्चों। जब अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं बच्चों क्या होता है? अम्ल और क्षार को परस्पर अभिक्रिया जब कराएंगे तो ये एक दूसरे का प्रभाव बिल्कुल ही खत्म कर देंगे और क्या बना देंगे? रिएक्शन होने के बाद निष्कर्ष क्या निकलेगा? रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों? हमें लवण और जल का निर्माण करते हैं और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि सामान्य सूत्र में आप समझ लीजिए इसको, इसमें अम्ल और क्षार हमने लिया, क्या बन जाएगा? लवण और जल। जैसे कि मैंने अभी ऊपर वाली अभिक्रिया में आपको बताया HCl प्लस NaOH, लवण में NaCl प्लस H2O। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा इसमें ही अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, जो कि ये आपकी केमिस्ट्री है यानी रसायन विज्ञान है, तो इसमें आपको रिएक्शंस काफ़ी समझनी पड़ेंगी बच्चों। और ये बहुत सरल रिएक्शन हम लेके आए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके ही लिए, तो ज़रा ध्यान से देख लीजिए कि आपको दोबारा इसको पढ़ना ना पड़े। तो इसमें क्या है? अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया में धात्विक ऑक्साइड लिया, अम्ल लिया, क्या बनेगा आपका रिएक्शन में? लवण प्लस जल। अब धात्विक ऑक्साइड में हमने ले लिया है CuA प्लस 2HCl। अब रिएक्शन होने के बाद CuCl प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट भी है, जरा इसको ध्यान दे दीजिए बच्चों। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। आपको ये बहुविकल्पी में पूछा गया है इस बार, पिछली साल 2023 में ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग कैसा हो जाता है? ये बहुविकल्पी में पूछा गया, तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों? नीला हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान से सुनिए बच्चों। अगला पॉइंट है बेटा क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। क्षार के साथ जब हम लोग अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो इसके लिए आपको सामान्य सूत्र याद रखना है। क्षार प्लस अधात्विक रिएक्शन कराएंगे तो लवण प्लस जल ही मिलेगा। तो क्षार के लिए हमने ले लिया है बच्चों CaOH का होल टॉइज प्लस CO2, रिएक्शन करने के बाद में CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, आप वाटर निकाल दीजिए, जो बचेगा वो आपका लवण होगा। ठीक है, सरल भाषा में। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा, अगला टॉपिक जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षार। अब जलीय विलयन में ये कैसे प्रभाव डालेंगे वो देख लीजिए। अम्ल क्या करेगा जलीय विलयन में? अम्ल करेगा नंबर 1, जल की उपस्थिति में अम्ल H प्लस या H धनायन आयन उत्पन्न करते हैं। नंबर 2, H प्लस आयन H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं H प्लस प्लस H2O, रिएक्शन कराओगे तो आपका H3O प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर HCl प्लस H2O, H3O प्लस
प्लस आपका Cl नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद में क्षार क्या करेगा बच्चों, क्षार का देख लीजिए। क्षार की जब आप जलीय विलयन से कराएंगे तो क्षार का हो जाएगा, क्षार जल की उपस्थिति में OH नेगेटिव आयन बनाते हैं, जैसे NaOH। ये आपका क्षार है तो इसका रिएक्शन जब कराओगे तो अलग अलग हो जाएगा। कैसे होगा, Na प्लस प्लस आपका Na प्लस प्लस OH नेगेटिव। अगला है अम्लों व क्षारों की प्रबलता। प्रबलता में आपको एक बात बता दें, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें जरा ध्यान से देखिए बच्चों, क्या होगा, किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन तथा OH निगेटिव आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। नंबर 1। नंबर 2 में अम्ल व क्षार की प्रबलता हम एक सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब सार्वत्रिक सूचक क्या है वो भी जरा ध्यान से देख लीजिए बच्चों। अब आपके माइंड में चल रहा है सर ने सार्वत्रिक सूचक का नाम लिया, तो ये है क्या, उसका देख लीजिए बच्चों। सार्वत्रिक सूचक यहाँ अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, या सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करते हैं। जो आपका चित्र इधर आपका शो कर रहा होगा। ठीक है, समझ लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है सार्वत्रिक सूचक। ठीक है, ओके, तो आगे देखिए pH 7 जब होगा, ठीक है, जब pH 7 होगा तो क्या होगा, उदासीन विलयन। बहुत इंपॉर्टेंट, जब pH का मान कितना होगा, 7, बिल्कुल 7। ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल 7 पे, तो उदासीन विलयन होगा। अब जब pH मान जो है 7 से कम होगा, जब pH मान किसी तत्व का 7 से कम होगा तो वो क्या कहलाएगा, अम्लीय विलयन। और जब pH मान 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा तो वो क्या कहलाएगा, क्षारीय विलयन। ठीक है बच्चों, अब आपका पेपरों में कई बार पूछा गया है कि दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आप नंबर 1 देख लीजिए, हमारा शरीर 7 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है। नंबर 2, हमारे मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाने से दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। मतलब जब हमारे मुंह का pH मान 5.5 से कम होगा तो हमारे दांतों का गलना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, मधुमक्खी का डंक मेथोनोइक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण जलन व दर्द होता है। जब हम लोगों के मधुमक्खी डंक मारती है तो क्या होता है, उसमें डंक में मेथोनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण हमें जलन और दर्द का असर देखना होता है। अगले में आप पढ़ेंगे लवण, इस लेसन का तीसरा टॉपिक। पहला अम्ल, दूसरा क्षार, फिर अभिक्रियाएं, उसके बाद में आपने पढ़ा सार्वत्रिक सूचक यानी pH के बारे में। अब आप पढ़ेंगे लवण के बारे में। ठीक है, क्योंकि पाठ का नाम क्या है बच्चों, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो लवण पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए बच्चों। लवण में किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस लवण कहलाता है। जैसे कि परस्पर अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया जो कराई थी तो उसमें क्या बन रहा था, हमारा लवण बन रहा था। सेम उसी को डिफिनेशन में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र क्या है, अम्ल प्लस क्षार को जब हमने लिया तो लवण और जल बना। तो अम्ल के रूप में हमने HCl को लिया, क्षार को ले लिया NaOH, लवण को ले लिया NaCl और जल हमारा बन गया H2O। हम बार बार यही रिएक्शन इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको याद करने में बहुत सरल हो जाए। उसके बाद में लवण से रसायनों का निर्माण। अब रसायनों का निर्माण कैसे कर सकते हैं लवण के द्वारा, तो नंबर 1 में देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे अभी हम इसमें। ठीक है, फिर उस नंबर 2 में व्यंजन चूर्ण, ये कई बार पूछा जाता, बहुत बार पूछा गया। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेकिंग सोडा। नंबर 4 धोने का सोडा। और नंबर 5 में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ गए बच्चों। अब इसमें नंबर 1 हमने क्या बोला आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप देख लीजिए, यहाँ पर सबसे सरल भाषा में इसको लेके आए हैं, सबसे सरल भाषा में बच्चों। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH
बनाने की विधि जरा देख लीजिए। ठीक है, ये 4 नंबर में आता है आपका। जब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो वह वियोजित होकर NaOH बनाता है। जैसे रिएक्शन के द्वारा समझ लीजिए बच्चों, 2NaCl प्लस 2H2O रिएक्शन होने के बाद में हमारा क्या बनेगा, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है बच्चों तो इसको याद कर लीजिए, कई बार लिखिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में पूछते हैं इसके उपयोग, तो बाद में इसके पूछे जाते हैं उपयोग। उपयोग देखिए, उपयोग में क्या है, Cl2 का इधर से ये गलती हो गई हमसे, मिस्टेक हो गई, ऊपर का नीचे हो गया तो एरो बना दिया, आप समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, Cl2 जल को स्वच्छ करने में, मतलब जल को साफ करने में, और H2 का काम किस में होता है इस्तेमाल, ईंधन के रूप में, और NaOH का इस्तेमाल किस में होता है, साबुन व कागज बनाने के लिए। अब नंबर 2 पे था विरंजक। अब नंबर 2 पे था विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है जरा देख लीजिए बच्चों और समझ लीजिए इस चीज को। विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। बनाने की विधि बहुत सरल विधि, शुष्क बुझा हुआ चूना मतलब CaOH का होल टॉइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य, आपको क्या लेना, बुझा हुआ चूना लेना है और किससे रिएक्शन करा देनी है, क्लोरीन से। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, विरंजक चूर्ण और जल। समझ गए बच्चों। उसके बाद में उपयोग देख लीजिए बच्चों। उपयोग है इसका नंबर 1 में, पीने के पानी में रोगाणु नाशक के रूप में, मतलब जो कीटाणु होते हैं हमारे रोगाणु पानी में, अगर हम इसको विरंजक चूर्ण को डाल दें तो पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा, पीने योग्य हो जाएगा। नंबर 2 में, वस्त्र उद्योग में सूती व लीलन के विरंजक के लिए, अब उसको और मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, बेकिंग सोडा नंबर 3 हेडिंग है हमारी, बेकिंग सोडा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जितनी भी अभी लबड़ में आप पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आना ही आना है आपके यूपी बोर्ड में। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3। देखिए कितना सरल है इसको याद करना। अब क्या है रासायनिक नाम, रासायनिक नाम जरा देख लीजिए बच्चों। रासायनिक नाम इसका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन और ये कार्बोनेट, या फिर आप कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अणु सूत्र तो आप जान ही गए हैं, यही सूत्र आप यहाँ लिख दें NaHCO3। बनाने की विधि जरा देख लेते हैं। बनाने की विधि, सोडियम क्लोराइड में CO2 तथा अमोनिया गैस प्रवाहित करके बेकिंग पाउडर प्राप्त किया जाता है। अब इसको रिएक्शन में देख लीजिए। सबसे पहले मैंने क्या कहा, सोडियम क्लोराइड, तो हमने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड। फिर क्या ले रहे हैं इसमें, CO2, तो CO2 ले लिया। अब फिर रिएक्शन करा है तो वाटर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वाटर ले लिया। उसके बाद में अमोनिया मतलब NH3। रिएक्शन करके आपको क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है सबसे पहले उसको लिख लीजिए। क्या, अणु सूत्र लिख लीजिए NaHCO3, अब बचा हुआ इधर लिख दीजिए NH4Cl। ठीक है, ये बचा तो इधर लिख दीजिए। इसके बाद में इसके हैं उपयोग। वो कुछ बहुत सरल तरीके से हैं। इसके बाद में इसके उपयोग देख लीजिए बहुत सरल भाषा में। नंबर 1, बेकिंग पाउडर बनाने में। नंबर 2, शीतल पेय जल बनाने में। ठीक है, पानी को ठंडा करने में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, उसके बाद में आपका नंबर 4 है धोने का सोडा देख लीजिए बच्चों। ठीक है, यह भी कई बार पूछा जाता है। अब इसको देखिए, रासायनिक नाम है इसका सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसको याद कर लीजिए, इसका सूत्र बहुविकल्पी में पूछा गया है। अणु सूत्र क्या है, Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O। बनाने की विधि देख लीजिए बच्चों, क्या है बनाने की विधि जरा समझ लीजिए। धावन सोडा
बेकिंग सोडा को गर्म करके पुनः जलीय क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें आपको रिएक्शन देनी होगी। रिएक्शन क्या होगी, और ये ध्यान रखिए, बनाने की विधि के बाद में आपको तुरंत एक रिएक्शन देनी होगी, समझानी पड़ेगी एग्जामिनर को। ठीक है बच्चों, इसमें है Na2CO3 प्लस 10H2O। रिएक्शन कराएंगे, क्या मिल जाएगा, जो अणुसूत्र वही लिख दीजिए अगर नहीं ध्यान रहता। ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O। अब आप रिएक्शन अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया है कि जाकर आप पहले पार्ट की वीडियो को ध्यान से देख लें। इसके उपयोग क्या है बच्चों, उपयोग जरा ध्यान से समझ लीजिए। उपयोग है नंबर 1, कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में। नंबर 2 में घरों में साफ सफाई के लिए। नंबर 3 जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए। ठीक है, अब नंबर 5 और सबसे इम्पोर्टेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत सरल भाषा में आपको मिलेगा। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अणुसूत्र क्या है बच्चों, CaSO4 इंटू 1/2H2O, मतलब पानी का आधा। ठीक है, बनाने की विधि देख लीजिए, समझ लीजिए बच्चों। बनाने की विधि है जब कैल्शियम सल्फेट जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम, आपसे पूछे जिप्सम क्या है तो आप लिख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्यों ही जिप्सम कहते हैं। तो जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसमें कैसे इसको रिएक्शन में हम समझेंगे, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को ले लेते हैं। कैल्शियम यानी CaSO4 इंटू 2H2O को जब गर्म करेंगे 373 केल्विन पर तो हमें मिल जाएगा, ये अणुसूत्र लिख दो प्लस वाटर लिख दो। कैसे लिखा जाएगा वो भी समझ लो, CaSO4 इंटू 1/2H2O। अब 2 में से हमने वाटर को निकाल लिया आधा, बचा कितना, 3/2। कितना बचा बच्चों, 3/2, मतलब आधा तो दे दिया, उसका जो 2 का आधा है वो इधर बचा, 3/2H2O। ठीक है, इसके उपयोग देख लीजिए। अब उपयोग बहुत सरल हैं। अब इसके उपयोग देख लीजिए, बहुत सरल हैं। नंबर 1 खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में। नंबर 2 दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए। नंबर 3 टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए। आप समझ रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। आपकी घरों में डिजाइन होती है, पेंट करने से पहले जो वाइट करा जाता है, वाइट सा, यही वो है। जैसे किसी की हड्डी टूट जाए तो प्लास्टर लगता है, तो इसी का लगाया जाता है। ठीक है, और पूरी बुक खत्म हो जाने के बाद में आपको मेरे चैनल पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं उनकी भी वीडियो समय पर उपस्थित हो जाएंगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आशा करता हूं आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। और बच्चों एक बात और आपको बता दें, बहुत जल्द ही आपको सारा का सारा सिलेबस नोट्स के रूप में आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। धन्यवाद बच्चों।